मैं अंशुमन सिन्हा, देवांशी सोनी, इन सबों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया। आज का विषय है कोरोना काल के बाद का रंगमंच। तो इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे और उसके पहले कि अभी फ़िलहाल रंगमंच की वर्तमान क्या स्थिति है उस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। कल गिरिजा जी को भी थोड़ा सुनने का मौका मिला था हिंदी रंगमंच को लेकर। उन्होंने ढेर सारे सुझाव दिए थे और बड़ा ही सार्थक सुझाव था, रचनात्मक सुझाव था। और तो हिंदी रंगमंच की जो स्थिति है आज भी हम एक जो कहा जा सकता है कि मान्यता, सामाजिक मान्यता जिसको कहते हैं, अभी तक हिंदी रंगमंच उसको नहीं मिल पाई है। जैसे बांग्ला रंगमंच को मान्यता मिल गई, मराठी रंगमंच को एक सामाजिक मान्यता के रूप में रंगमंच वहाँ होता है और एक मास पार्टिसिपेशन भी है इनके इस थिएटर को लेकर। साउथ में कर्नाटक में तो बहुत ही अच्छी स्थिति है रंगमंच की, वहाँ भी एक तरह से मास के साथ जुड़ा हुआ है और जनता का एक सपोर्ट है बहुत। और जनता ही क्या, जब जनता का सपोर्ट होता है तो सरकार का भी सपोर्ट मिलने लगता है। तो इस तरह से मराठी रंगमंच, बांग्ला रंगमंच या हिंदी पट्टी जो क्षेत्र है उससे इतर और जो अन्य जो भाषाएं हैं, रीजनल भाषाएं हैं, उसमें रंगमंच अपनी अच्छी स्थिति में है। और मैं पिछले 4 दशक से मैं थिएटर से जुड़ा हूँ। तो उस 4 दशक में जो कुछ भी थिएटर, किस तरह का थिएटर होता था उस पर थोड़ा इशारा करूँगा। क्योंकि 70 और 80 के दशक में मैं विद्यार्थी जीवन में था, स्कूल में था। तो उन विद्यार्थी जीवन में जो रंगमंच जो हो रहे थे, मैं पटना में था, तो यहाँ वो सारे नाटक जो रियलिस्टिक जिसको कहते हैं, यथार्थवादी नाटक, उन नाटकों का मंचन हुआ करता था पटना में। शौकिया रंगमंच, ढेर सारे हमारे यहाँ शौकिया रंगटोलियाँ थीं। ये लोग शौकिया थिएटर करते थे। दिन में नौकरी पेशा वाले लोग, नौकरी से जुड़े हुए लोग शाम को अपने शौक़ के लिए थिएटर करते थे। जब पूरे देश में जब एक तरफ अलकाजी साहब थिएटर कर रहे हैं तो श्यामानंद जालान जी कलकत्ता में कर रहे हैं, तो मुंबई में सत्यदेव दुबे जी अपने नाटकों को लेकर काफ़ी सक्रिय थे। हमारे यहाँ पटना में भी रियलिस्टिक नाटकों को लेकर सतीश आनंद, प्यारे मोहन सहाय जी, ये सब लोग 70 और 80 के दशक में जो नाटक दिल्ली में होते थे, मुंबई में होते थे, कलकत्ता में होता था, वो हिंदी पट्टी और भी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, तो इन जगहों पर भी उसकी देखा देखी शौकिया रंगमंच में नाटक हुआ करते थे। मूलतः ज़्यादातर वो जो 4 हमारे आधुनिक भारतीय रंगमंच के जो नाटककार थे, मोहन राकेश जी के नाटक हुआ करते थे, विजय तेंदुलकर जी हो गए, बादल सरकार का जो 3rd थिएटर था, और गिरीश कर्नाड जी का, ये 4 लोग प्रमुख रूप से मंचित हो रहे थे। इनके नाटकों को देखा जाता था। और लेकिन इन सबों से इतर इन तीनों जिन नाटककारों का नाम बताया, बादल सरकार ने एक अपने तरीके का जो जनता का थिएटर भी कह सकते हैं उसको, कि एक फिजिकल थिएटर, ये जिसको वो 3rd थिएटर कह रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रोटोवस्की के थिएटर से प्रभावित होकर और काम उस पर भी, उनके नाटकों का भी काफ़ी मंचन, नुक्कड़ नाटक
जैसे जुलूस, भोमा, ये सारे नाटक काफ़ी हुआ करते थे। इमरजेंसी का दौर था और उस समय भी इस तरह के नाटकों का काफ़ी मंचन था, बादल सरकार के नाटकों का। फिर 80 से लेकर 90 के दशक में और उन्हीं दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा जो भी नाटक मंचित होते थे पूरे देश में, वो एक मॉड्यूल के तरह से पूरे देश के रंगकर्मियों के बीच में एक आदर्श की तरह था वो। और 80 से मेरी सक्रियता थिएटर में हुई। वैसे तो मैं 79 में पहला नाटक मैंने स्कूल में क्लास 10th में था मैं, तो उस वक्त कोणार्क नाटक से मेरी एंट्री हुई 79 में। लेकिन 80 से मैं बाकायदा जब कॉलेज में आया तो बाकायदा अमेचर ग्रुप जो होते हैं उन ग्रुप्स के साथ जुड़कर और नाटकों से मैं जुड़ गया। तो 80 से लेकर 90 का जो दशक था वो भी 80 से 85 तक मैंने जो देखा है कि वही सारे नाटक हो रहे थे जो जिन 4 राइटर्स का नाम बताया। उसके अलावा भी कुछ और भी प्ले राइट जो विदेशी प्ले राइट थे उनके नाटक भी हो रहे थे, लेकिन रियलिस्टिक और बॉक्स सेट के फॉर्मेट में वो सारे नाटक हो रहे थे। ह्यूज सेट लगाकर नाटक करना और एक जो तथाकथित बॉक्स सेट नाटक जिसको हम कहते हैं उस तरह के नाटकों का। और लेकिन जब संगीत नाटक एकेडमी ने जब यंग डायरेक्टर्स स्कीम शुरू किया, ये 84-85 का समय है, तो उस वक्त वो अपने रूट से जुड़कर थिएटर करने की परिकल्पना हुई कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बोलियों में जाकर और वहाँ की जो लोक शैलियाँ हैं, लोक जो भी तत्व हैं, उन तत्वों का इस्तेमाल करके और एक समसामयिक या आधुनिक दृष्टिबोध के साथ नाटकों का मंचन करने की परिकल्पना बनी। और उसी दौर में ढेर सारे निर्देशक जो सामने आए उभर के हमारे बीच में, चाहे वो रतन थियम हों, बंसी कौल जी हों, फिर भानु भारती जी का नाटक उसमें गायत्री पुरुष करके आया था, खेल गुरु का बंसी कौल जी का नाटक, या अलखनंदन जी का चंदा बेड़नी, उसी दौर का वो सब नाटक था। और हमारे बिहार से सतीश आनंद का अमली नाटक जो ऋषिकेश सुलभ का लिखा हुआ की कहानियों पर आधारित उन्होंने उसका मंचन किया। फिर परवेज़ अख्तर ने मुक्ति पर्व जो अविनाश चंद्र मिश्रा का लिखा हुआ, वो सारे नाटक राष्ट्रीय स्तर पर उसका मंचन होना शुरू हुआ। और संगीत नाटक एकेडमी के माध्यम से ये सारे नाटक और ये सारे निर्देशक और नए नए नाटककार हमारे बीच आए। और वो दौर एक तरह से हम कह सकते हैं कि रियलिस्टिक जो टिपिकल जो जिसको डेड रियलिज़म की भी बात मैं करता हूँ कि डेड रियलिस्टिक थिएटर, वो एक तरह से उसका थोड़ा मंचन होना कम हुआ। और इस तरह से अपने लोक में, अपने बैक टू द रूट्स जिसको कहते हैं कि अपनों जड़ों से जुड़कर नाटक करने की परिकल्पना बनी। और ढेर सारे नाटककार, निर्देशक और इस तरह से अपनी अपनी बोलियों में जाकर जब थिएटर शुरू हुआ। और वही दौर था जब 86 में मैंने विदेशिया नाटक भी किया भोजपुरी भाषा में, और उसके मंचन लगातार अभी तक हो रहे हैं। लेकिन मैं यंग डायरेक्टर्स स्कीम के तहत मेरा ये नाटक नहीं हुआ, बल्कि एक तरह से प्रभाव कहा जा सकता है कि जो संगीत नाटक एकेडमी ने ये जो योजना बनाई थी और इतने बड़े बड़े डायरेक्टर उस योजना के तहत अपने नाटक लेकर आ रहे थे, तो एक प्रभाव किसी न किसी तरह से मेरे भी जहन में था। और मैंने विदेशिया नाटक 86 में उसको तैयार किया और 87 में मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आ गया था और 90 में मैं पास किया। तो ये जो 80 से 90 का जो दशक था वो बैक टू द रूट्स की तरफ हम जाने की बात कर रहे थे। और 70, 80 और 90 के दशक में जब
सब लोग रियलिस्टिक नाटक कर रहे थे, तो हबीब तनवीर साहब ने चरणदास चोर, आगरा बाज़ार, इस तरह के नाटकों को लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि एक नया थिएटर का कॉन्सेप्ट उन्होंने जो डेवलप किया और उसी को लेकर वो लगातार काम करते रहे। और उधर बादल सरकार भी थर्ड थिएटर के माध्यम से एक नए तरीके का जो लोग से जुड़ा और जनता से जुड़ा, मज़दूरों से, किसानों से जुड़कर नाटकों का प्रदर्शन हो रहा था। और उसी के पैरेलल में इप्टा का भी 80-90 के दशक में इप्टा काफ़ी सक्रिय रही और उसने भी नुक्कड़ नाटक और मंच नाटक के माध्यम से जनता के बीच जाकर और जनता की समस्याओं को लेकर एक पर्टिकुलर विचारधारा के तहत भी नाटकों का दौर था। और 90 से लेकर फिर 2000 तक इस तरह से ही ये सारे नाटक होते रहे और उसी का पुनर्मंचन या और भी ढेर सारे निर्देशक आए जो उससे प्रभावित होकर नाटकों का प्रदर्शन कर रहे थे। हम सब लोग उसमें शामिल थे और अलग अलग तरह अपनी रंग भाषा खोजने का वो दौर था कि हर निर्देशक, बड़ा निर्देशक जो भी है, वो एक भाषा की तलाश कर रहा था। अंकुर जी का नाटक भी 80-90 के दशक में कहानी का रंगमंच को लेकर एक नई रंग भाषा की खोज कर रहे थे। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग निर्देशकों ने अपनी भाषा खोजने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो 2000 तक, 90 से लेकर 2000 तक का जो समय था, इसमें ढेर सारे नए निर्देशक आए और इन लोगों ने भी अपने तरीके से, जैसे क्लासिक को के साथ कैसे उसका पुनर्पाठ किया जाए या उसका पुनर्मंचन या पुनर्व्याख्या किया जाए, अपने जितने भी क्लासिकल जो फॉर्म है उसको लेकर, या जो जैसे मोहन राकेश के नाटकों को भी हाल फिलहाल तक बापी बोस के निर्देशन में देखने को मिला कि उसको एक नए तरीके से उसका पुनर्मूल्यांकन वो करने की कोशिश करने लगे। या और भी जो लोग, बहुत सारे निर्देशक, मैंने मणिपुर के एक निर्देशक हैं, उनका नाटक देखा आषाढ़ के एक दिन को, उन्होंने अपनी भाषा में, मणिपुर की शैली में उसको करने की कोशिश की। तो इस तरह के जो अपने क्लासिक थे या जो भी विदेशी नाटक थे, उसका ट्रांसलेशन, उसका रूपांतरण, कहानियों का रंगमंच, उपन्यासों का रूपांतरण, ये सब दौर रहा। बायोपिक थिएटर जो मेरे द्वारा भी श्री राम सेंटर में, जब मैं 94 से 96 तक था उस ज़माने में, तो बायोपिक थिएटर को करना शुरू किया। तो वो 2000 से लेकर और 2020 तक का जो दौर है, ये बिल्कुल ही नए नए रंगकर्मी अलग अलग पूरे देश में, चाहे मध्य प्रदेश में आशीष पाठक हैं, सौरभ भी आए, अंश पायन ने भी काम करना शुरू किया, या और हिंदी बेल्ट में चाहे उधर मनीष जोशी हरियाणा में काम कर रहा है, बिहार में प्रवीण गुंजन है, रणधीर है। इन लोगों ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होने के बाद एक नए तरीके का, नए सोच के साथ, एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिक जो हमारा जो दौर चला, उसमें ये सारे लोग अलग नए मटेरियल के साथ थिएटर में इन्होंने प्रयोग करना शुरू किया। और अभी भी बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं जो नए लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये सारे लोग अब थिएटर कर रहे हैं और एक नई भाषा की तलाश कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, साउथ में अपने तरीके का काम हो रहा था। तो लेकिन उसके बावजूद रंगमंच, ख़ासकर हिंदी रंगमंच, अभी तक आम जनता की भाषा नहीं बन पाई। हिंदी रंगमंच को सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया और इसकी पड़ताल बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे का क्या कारण है। हम सब लोग वही नाटकों का चयन करते थे जो नाटक शहरों में खेले जाते थे, महानगरों में खेले जाते थे और ख़ास वर्ग के बीच में
हम उन नाटकों का प्रदर्शन कर रहे थे बड़े बड़े ऑडिटोरियम में, महंगे प्रेक्षागृह में जाकर, और एक ख़ास एलीट वर्ग के लिए या जिसको कह सकते हैं श्रेष्ठी वर्ग के लिए ही हम नाटक कर रहे थे, जो कि या एक तरह से कह सकते हैं कि कुलीन वर्गीय जो हमारी एक हिंदी पट्टी की जो मानसिकता रही है, या और भी दूसरी भाषा में कहें कि कोलोकियल जो हमारा माइंडसेट था, उसके तहत हमने नाटकों का मंचन किया और पूरी तरह से हम जनता से कट गए। जनता, आम जनता प्रेक्षागृह में, ऑडिटोरियम में टिकट लेकर या फ्री में भी अगर नाटक कोई हो रहा है तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि अंदर जाकर नाटक देखें, और उसमें बड़े संभ्रांत किस्म के लोग और एलीट लोग थे, वो नाटक देखते थे और अप्रिशिएट करते थे, और अखबारों में, मैगजीन्स में चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है, और महानगरों में फेस्टिवल में आना जाना, आदान प्रदान हुआ, या संगीत नाटक एकेडमी ने भी जो ये जो यंग डायरेक्टर्स स्कीम के तहत जो नाटकों का मंचन करवाया, वह भी बड़े बड़े प्रेक्षागृह में, महानगरों में इनका फेस्टिवल होता रहा, और ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि आम जनता से उसका कोई सरोकार नहीं था, जबकि वो जड़ से जुड़कर नाटकों का मंचन करने की बात तो आई। लोक नाटकों को ढेर सारे लोक नाट्य शैलियों का उसमें इजाफा हुआ, मतलब हम लोगों ने देखा, और लेकिन वो जिस भाषा में हम नाटक कर रहे थे उस भाषा के बीच हम नहीं जा पाए। उनके बीच में जाकर दर्शक वर्ग तैयार करना, या उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका जो पर्यावरण है, उनका जो परिवेश है, उस परिवेश में जाकर उनके बीच में हम नाटक को पॉपुलर नहीं कर पाए, या उसको हम लोकप्रिय नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक जो मान्यता, जो मास का जो आवाज़ बनकर एक उभरना चाहिए था हमारे हिंदी रंगमंच को, वो नहीं उभर पाया। और आज तक भी कमोवेश यही स्थिति है कि हम प्रेक्षागृह तक ही सीमित होकर, या दिल्ली सेंट्रिक या मुंबई सेंट्रिक या भोपाल सेंट्रिक, पटना सेंट्रिक होकर नाटक करने लगे, शहर सेंट्रिक होकर नाटक करने लगे। गांव को हमने गांव में जाकर, जो जैसे ग्रामीण रंगमंच एक ज़माने में हुआ करता था, उस ग्रामीण रंगमंच के विकास के लिए हमने कुछ ध्यान नहीं दिया, या ग्रामीण गाँव में की जो लोक कलाएँ थीं, उन लोक कलाओं को से एलिमेंट लेकर, और हम नाटक तो कर रहे थे लेकिन शहर में कर रहे थे, उनके बीच जाकर हमने इस तरह का कोई नहीं प्रयास किया, जिसकी वजह से नाटक आज भी लोग कहते हैं कि नाटक क्या होता है। नाटक, अच्छा वही थिएटर जो होता है, नौटंकी होता है जिसमें गाने बजाने होते हैं, और वही टिपिकल जो शादी ब्याह के मौके पे नाच गाना होता है, उसको अभी भी गांव के लोगों से अगर कहेंगे कि हम थिएटर करते हैं तो उसी रूप में वो देखते हैं। और शहर के भी बहुत सारे पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं जो नाटक, जिन्होंने कभी नहीं देखा है, सिनेमा देखते हैं, लेकिन नाटक उनसे कहा जाए कि नाटक है तो नाटक क्या होता है, या अभी भी आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो अगर आप कहेंगे कि मैं नाटक करता हूँ तो नाटक करते हैं, लेकिन और क्या करते हैं। तो एक तरह से इसको मान्यता उस रूप से हमें अभी तक नहीं मिल पा रही है। 70 साल आज़ादी के हो गए, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 60 साल के करीब उसकी उम्र हो चली, और भी जितने भी दरअसल जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे जो थिएटर को में जिसकी जो ट्रेंड कर रहे थे, रंगकर्मियों को ट्रेंड करके, और उनको उन्होंने जिस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी इस तरह के संस्थानों में, चाहे वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ही क्यों ना हो। और मुख्य रूप से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को इसलिए हम कहेंगे कि वो एक मेन स्ट्रीम का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पूरे एशिया का, तो इसका दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो आम जनता के बीच में या गांव में थिएटर को उसको लोकप्रिय करता। जितने भी उसके पास आउट्स हैं वो पास आउट्स निकल कर और कभी भी अपनी गांव की तरफ नहीं गए, या अपने क्षेत्र में जाने के लिए उन्होंने कभी ज़रूरत नहीं की। वो वापस मुंबई जाकर और वहाँ सिनेमा में योगदान देने लगे, बतौर एक्टर चाहे डायरेक्टर इस रूप में देखा जाए, और पैसा कमाना और लोकप्रिय होना, पर्दे पे आना, ग्लैमर की दुनिया में जाना,
ये एक ध्येय बना और हिंदी पट्टी से ज़्यादातर पलायन हुआ मुंबई की तरफ। तो जो लोग ट्रेंड होकर निकल रहे थे, अगर ये लोग वापस अपने गांव जाते तो हमारी जो पद्धति थी पढ़ाई की या जो मॉड्यूल था इस सिलेबस का, वो पूरी तरह से कॉलोनियल माइंडसेट के तहत था। कॉलोनियल जो हमारा जो ये है सिंड्रोम जिसको कहते हैं, हम उससे ग्रसित रहे। और पश्चिमी जो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति ही हमारे मुख्य रूप से मॉडल या आदर्श के रूप में रहा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भी। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कारंती जी ने एक बहुत ही, जब वो निदेशक थे तो उन्होंने और बंसी कौल जी उस वक्त एक्सटेंशन में पहली बार प्रोफेसर बनाए गए थे। तो ये विस्तार कार्यक्रम के तहत ये योजना बनी कि हम गाँव में जाएं, हमारे जितने पास आउट्स हैं वो गाँव में जाएं और एक्सटेंशन के तहत गाँव में जाकर वर्कशॉप करें और लोकल स्तर पे रंगकर्मियों को ट्रेंड करें, प्रशिक्षित करें और उनको थिएटर के प्रति मोटिवेट करें, जागरूक करें और इसका विस्तार करें रंगमंच का। तो दरअसल हुआ ये कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो पास आउट जो लोग, जिस एक पश्चिमी जो हमारी जो संस्कृति है उस या वो जो मॉडल था वेस्टर्न मॉडल, उसके तहत पढ़कर या ट्रेनिंग लेकर ट्रेंड होकर जो लोग निकल रहे थे, या हम सब लोग थे उसमें शामिल, वो लोग वहाँ पढ़ाने जाते थे। और मान लिया किसी सुदूर गांव में जाकर एक वर्कशॉप, एक्सटेंशन के तहत वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया, तो उस गांव की भाषा में, वहाँ की बोलियों में, वहाँ का जो वातावरण है उसमें, या वहाँ का जो पर्यावरण है, खेत है, खलिहान है, नदियाँ हैं, झरने हैं, वहाँ के परिवेश को हमने महसूस नहीं किया और उसमें जाकर उस वर्कशॉप को किया जाना चाहिए था और उन बोलियों में थिएटर किया जाना चाहिए था। और वहाँ के जो लोकल जो लोग थे, जो उसी क्षेत्र से आते थे, पर्टिकुलर उस क्षेत्र से आते थे, उनको भी एक तरह से उनके अंदर भी एक भ्रम हुआ कि हमारी बोलियाँ, हमारी जो भाषाएं हैं, उसका कोई ऐसा कोई उसको उसके प्रति गर्व या उस प्रति प्राइड होने की बात नहीं है, बल्कि हिंदी रंग नाटक उनके भी साथ भी होना शुरू हुआ। तो हिंदी के वही सारे नाटक जो हम सब करते आ रहे थे, उन्हीं नाटकों का वहाँ, या विदेशी नाटकों को अगर किसी गांव के रंगकर्मियों के बीच में ले जाकर और उनके बीच में करना शुरू करें तो बड़ा फ़नी सा माहौल बन जाता है। मुझे याद है कि एक हमारा स्नातक, कोई था, नाम नहीं लूँगा, वो अपने गांव में गया और इडिपस नाटक उसने शुरू किया करना वर्कशॉप करके, और उसके बाद उसको बंद करवाया गया, दर्शकों ने ही बंद कर दिया कि इस तरह का नाटक हमारी संस्कृति के ख़िलाफ़ है या इस तरह के। तो ऐसा नाटक क्यों करना, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो हमारे जब हम बाहर निकलें तो वो किसी काम की नहीं है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े पैमाने पर स्थानीय जो रंगकर्मी थे, गांव के जो कलाकार थे वो, या उस कस्बे के जो कलाकार थे, पलायन शुरू हुआ। वो लोग शहर की तरफ वो भागना शुरू किए कुछ, और शहर की तरफ ये 80-90 के बाद जो पलायन शुरू हुआ ये ज़्यादा हुआ, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर्स इतने बन गए शहरों में कि हर बच्चा इंजीनियर बनने के लिए उसके गार्जियन शहर में भेजना शुरू किया। वो लड़का इंजीनियरिंग का कोर्स करने या MBA का क्लास करने या कोचिंग करने के लिए आता था, और उसमें से बहुत सारे लोग थिएटर भी ज्वाइन कर लिए। और आज भी वो स्थिति है कि बहुत सारे इंजीनियर्स जो है इंजीनियरिंग कोर्स कर के और थिएटर में आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक नया 2000 के बाद से लेकर 20 तक का जो दौर है, तो ये एक नया ही 2010 से लेकर 20 तो ख़ासकर आप देखेंगे कि वही लोग, उनका पलायन हुआ है जो गांव से शहर की तरफ आए, चाहे जिस कारण से पढ़ने के ख्याल से आए। और रंगमंच उनके साथ जो वर्कशॉप्स हुए, तो जो रंगकर्मी, उनको लगा कि अच्छा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी कोई चीज़ है, वहाँ जाना चाहिए, भारतेंदु नाट्य अकेडमी भी कोई चीज़ है, वहाँ जाना चाहिए। तो वो लोग अपनी जड़ों से कट कर फिर वापस शहर में आकर और
इस तरह से तैयारी करने लगे कि नाट्य विद्यालय में जाएंगे और वहाँ से फिर और जाते भी रहे और निकल के फिर वो वापस मुंबई की तरफ गए। तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी, चाहे भारतेंदु नाट्य अकेडमी हो, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, बाद में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भी बना। तो ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को फिर हम लोगों ने, जैसे ही लड़के 1 साल का कोर्स करके पास आउट होते थे तो उनको 1 साल का इंटर्नशिप हमने दिया कि अपने इलाके में जाओ, अपने गांव में जाओ और वहाँ जाकर और नाटक करो। और चाहे जो भी विपरीत स्थिति हो, उन तमाम विपरीत स्थितियों से फाइट करो, लड़ो और जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करो और अपने गांव में माहौल बनाओ। तो 15 विद्यार्थी इंटर्नशिप लेकर जा रहे थे, वापस लौट रहे थे और 60 नाटकों का, एक लड़का 4 नाटक कर रहा है साल में, तो 15 लोग 60 नाटक कर रहे थे। तो इस तरह से 60 नाटकों को कम से कम वो गाँव में जा कर अपने माहौल बनाने की कोशिश उन्होंने की। अगर ये माहौल ये इस तरह का पिछले 50 वर्षों से शुरू हो गया होता तो शायद आज हम जनता से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाते और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ही आप जनता की आवाज़ बनते हैं तो जनता आपको छोड़ती नहीं है, आपको भूखों नहीं मरने देगी। थिएटर के कलाकार जो कोरोना काल के बाद जो थिएटर की स्थिति जिसकी चर्चा हम लोग मुख्य रूप से करने वाले थे, तो एक भूमिका के रूप में मैंने इस बात को रखी है। और ये जो कोरोना काल है तो इसमें भी एक आप देखेंगे कि एक नया यथार्थ या एक नया कंटेंट हमारे सामने आया है और नई जो प्रणाली है, एक तरह से कहा जा सकता है कि शिल्प जो है, नया शिल्प भी हमारे सामने उभर कर आया है, या एक क्राफ्ट के स्तर पे भी हमें नए तरीके से सोचने को मजबूर कर रहा है कि अब किस तरह का थिएटर हो सकता है। तो जो नया क्राफ्ट मतलब आप डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का ये जो दौर रहा पिछले 3-4 महीनों से, जो भयानक दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं, रंगकर्मियों को खाने के लिए मोहताज हैं और यहाँ से लेकर चाहे वो किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हों या विजुअल आर्ट्स के कलाकार हों या सिनेमा के कलाकार हों, जो टेक्नीशियंस थे वो सब बहुत बुरी स्थिति है सबके साथ। तो इन लोगों के लिए कोई ना ही सरकारी स्तर पे, राजकीय स्तर पर कोई सपोर्ट मिल पाया, ना ही जनता की तरफ से, या ना कोई एनजीओ इस तरह से खड़ा हो पाया सपोर्ट में। छिटपुट तरीके से हम लोग, कुछ लोग अपने जान पहचान के जो हमारे जो साथी थे, अगर कष्ट में हैं तो उनको मदद करने की कोशिश की, अपने अपने मतलब अपनी अपनी सीमाओं में रहकर हम सब ने एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सबकी स्थिति वही है कि 3-4 महीने से किसी के पास कोई काम नहीं है और लॉक्ड हैं। जब हम अनलॉक्ड होंगे तब थिएटर का क्या सिनेरियो होगा। तो आप देखें कि एक बहुत बड़ा पलायन पहले जो होता था कि गांव छोड़कर लोग शहर की तरफ जाते थे कमाने के लिए, और बहुत बड़ा पलायन होता था हर क्षेत्र में। तो अब क्या है कि अब शहर छोड़कर, महानगर छोड़कर एक बहुत बड़ा पलायन हुआ है, लोग गांव की तरफ लौटे हैं, चाहे मजदूर भाई हों, चाहे वो किसान जो लोग जिनका घर था, किसानी करते थे वो, या बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र जो सिनेमा की दुनिया में थे, ये सब वापस मुंबई से वापस गांव लौट रहे हैं। या बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो नाटक कर रहे थे मुंबई में जाकर या दिल्ली में या बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में, वो सब अब इस कोरोना काल में वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। या जो लोग महानगर में थे वो शहर की तरफ लौट रहे हैं, जो जिसका अपनी जड़ों की तरफ लौटना। तो वापस हम एक नई कहानी के साथ, नए कंटेंट के साथ, और नया गांव अब बसने वाला है या बसने जा रहा है या बस जाएगा आने वाले दिनों में। तो हमारी कहानी, हमारी जो स्टोरी है वो भी बदलेगी, और हमारा जो हमारी जो शैलियाँ हैं और हमारे जो डिवाइसेज हैं थिएटर के, चाहे वो क्राफ्ट के लेवल पे या शिल्प के स्तर पे, उसमें भी बहुत सारा बदलाव आएगा। चूँकि डिस्टेंसिंग और ये तमाम जो चीज़ें हैं, दर्शक भी
आने से कतराएगा। और जो शहर के जो दर्शक थे, जो लोग पास लेकर या टिकट लेकर भी नाटक देखने आते थे, ये लोग अब थोड़ा इनकी संख्या कम होगी। तो अब हमें ये सोचना है कि हमारा थिएटर कैसा हो। थिएटर कभी बंद नहीं होगा, नाटक कभी ख़त्म नहीं होगा। नाटक करने वाले जो लोग कमिटेड लोग हैं या जो लोग जुनूनी हैं, हमारे आपके जैसे लोग, वो थिएटर तो करेंगे ही करेंगे। और उसके अलावा मुझसे अगर कोई कहे कि आप क्या कर सकते हैं, तो मैं तो और कुछ नहीं जानता हूँ रंगमंच के सिवा। तो मैं थिएटर की दुनिया से अब कहीं दूसरी दुनिया में प्रवेश भी नहीं कर सकता हूँ। ना ही हम ठेला चला सकते हैं, ना सब्ज़ी बेच सकते हैं, ना चाय बेच सकते हैं। और इस आत्मनिर्भरता के दौर में अब तो पूरी तरह से हमें यह भी संकेत मिलने लगा है कि हम सबों को आत्मनिर्भर होना होगा जो जहाँ है। तो रंगमंच को भी आत्मनिर्भर बनाने की नए तरीके से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी कि हम कैसे आत्मनिर्भर हों। और हमें गांव में वापस जाना पड़ेगा। गांव, जो नया गांव या नए तरीके का जो फिर से उन गाँव में जो मज़दूर हैं, मज़दूर भाई, किसान जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को अपने नाटकों का विषय वस्तु बनाना होगा। और जिस तरह से नुक्कड़ नाटक एक दौर में हम जाते थे लोगों के बीच में, तो चाहे मज़दूरों के बीच में जाकर काम करना या किसान या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के बीच में जाकर हम थिएटर कर रहे थे, वो फिर से उस दौर को परिभाषित करना होगा, उसको जिसको कह सकते हैं पुनर्पाठ करना होगा, या पुनर्मूल्यांकन या पुनर्दृष्टि के साथ हमें एक तरह से कहा जाए कि उत्तर आधुनिक या उत्तर आधुनिक काल से भी हम आगे गुज़र के कोरोना कालीन जो रंगमंच है या समाज है, उस समाज को नए सिरे से समझने की आवश्यकता पड़ेगी समाज। और वो अगर हम गांव में जाकर वही मोहन राकेश के नाटक, वही एडिपस कॉम्प्लेक्स करने की बात करेंगे, या वही पुराने विदेशी नाटकों को हम करने की कोशिश करेंगे, तो हम जनता से नहीं जुड़ पाएंगे, जनता से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें कम्युनिटी में जाना होगा, अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जाना होगा, और उनकी समस्याओं को लेकर, उनके दुख दर्द को, उनके स्ट्रगल को शामिल करना होगा अपने नाटक में। और उनकी भाषा में बोलियों का रंगमंच, अलखनंदन जी कहा करते थे कि बोलियों का रंगमंच की बहुत ही ज़रूरत है इस देश को, और हम लोग बोलियों में जाएं। और अगर बोलियों का रंगमंच में काम हो रहा होता पिछले 50-60 सालों में, और अगर हम कर रहे होते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। हमारी जो क्षेत्रीय जो बोलियां हैं, उन बोलियों का रंगमंच बहुत ही परिपक्व हो चुका होता, और हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े बड़े मतलब जिस मॉड्यूल हैं हमारे सामने, उससे कम हम नहीं रहते। और एक हमारा भारतीय रंगमंच जिसको हम कहते हैं, वो रंगमंच होता। तो कहा भी गया है कि बहुत बार इस बातों को आप लोगों ने सुना होगा कि जितना आप लोकल होंगे उतना ग्लोबल होंगे। तो ये बात सिर्फ एक जुमले की तरह होकर रह गई, हम लोकल नहीं हो पाए। तो अब फिर से ज़रूरत हो गई है कि हमें वापस अलखनंदन जी का जो बोलियों का रंगमंच है, उसकी तरफ हमें जाना होगा, और कविता करें, कहानी करें, एक्सपेरिमेंट करें अपनी बोलियों में रहकर। वहाँ का जो लिटरेचर है उस लोकल भाषा का, वो अथाह है, उसकी कथा गायकी अथाह है, उसके जो मिथकीय चरित्र हैं बहुत ही एक से एक हैं। बहुत सी मतलब बोलियों में हमारा बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है, तो संस्कृति रही है, समृद्ध संस्कृति हमारी रही है, उनको हमने अवॉइड किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हम जनता से, आम जनता से, किसानों से, मज़दूरों से कट गए, अपने घर से कट गए, अपने परिवार से कट गए, और हम एक वायावी दुनिया, एक ऐसी दुनिया खड़ा कर ली रंगमंच में, जिसका हम कलात्मक सुख तो हमें मिला। हमने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, बड़े बड़े समारोहों में हम अपने नाटकों को लेकर जाने लगे,
और बड़े ही संभ्रांत किस्म का हमने अपना जेस्चर बना लिया रंगमंच का अपना। लेकिन जो मूल समस्या थी जिसके केंद्र में, इसीलिए शायद नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई थी कि वो जनता से जुड़े, या जितनी भी रीजनल सेंटर्स खोले गए इस देश में वो इसलिए खोले गए थे कि लोग कलाकारों के साथ जुड़ें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी शैलियों को, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो संस्कृति है उसको एक बड़ा मंच प्रदान करे, उन कलाकारों को प्रोजेक्ट करे और उनका जो आर्थिक जो मोर्चा है उस मोर्चे पर भी उनको हेल्प करे या उनको सपोर्ट करे। लेकिन ये सब काम नहीं हो पाया और कुल मिलाकर मैंने देखा है कि जितने भी रीजनल सेंटर्स है वो भी अगर कोई फेस्टिवल कराता है तो गांव में नहीं कराता है। लोक कला महोत्सव अगर कराना होगा तो हम किसी महानगर में कराते हैं। अभी हमारे यहाँ बिहार महोत्सव हुआ जो अहमदाबाद के मतलब बिल्कुल ही ऐसे जगह पे हुआ जहाँ पे दूर दूर तक उसका लोक संसार या लोक जीवन से उसका कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल ही एक तरह से कहा जाए कि, और वही 10-50 लोग बैठ के शहरी दर्शक उसको नाटक देख रहे हैं और आपके कला का प्रदर्शन को देख रहे हैं और अखबार में आ गया, छप गया और वाह 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 हो गया, रंगमंच हो गया, थिएटर, और हमने बहुत बड़ा ऐसा कुछ तीर मार लिया। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने असली जो हमारा मुद्दा था जड़ों से जुड़कर जड़ों की समस्या और वहाँ पर उनकी अपनी भाषा में, अपनी बोलियों में जाके नाटक जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। और ये सब के पीछे एक जो हमारा जो कॉलोनियल जो माइंडसेट काम करता है, ये अभी तक हम उससे उभरे नहीं हैं। इससे हमें उभरना होगा और फिर हमें वापस किसान बनना होगा, वापस हमें मज़दूर बनना होगा, मज़दूरों के साथ उठना बैठना खाना, उनकी समस्याओं को समझना होगा। हमें अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जाना होगा। हमें वो जो वर्कर्स हैं, कामकाजी जो महिलाएं हैं, जो बाइक जिसको हम लोग कहते हैं काम करती हैं घरों में, उन महिलाओं के बीच में, उन महिलाओं को लेकर उनको प्रशिक्षित करना होगा, उनको हमें लेकर और थिएटर हम कर सकते हैं। जैसे आशीष पाठक ने जबलपुर में ढेर सारी कामकाजी महिलाओं को लेकर थिएटर शुरू किया था और उसका बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आया कि एक महिलाओं का जो वर्ग है वो इंटरेस्ट लेना शुरू किया और काम करना शुरू किया। इसी तरह से और भी ढेर सारी कम्युनिटी हैं हमारी, अलग अलग जो लोग काम करने वाले लोग हैं, अलग अलग पेशे के लोग हैं, उनके लोगों के बीच में काम करना चाहिए। जैसे मैंने भी जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकला तो सफ़र मैना संस्था बनाकर और हम ऐसी कम्युनिटी के बीच में गए थे जहाँ जराइम पेशा वाले लोग थे, उन कम्युनिटी के बच्चों को लेकर हमने काम किया और वो हमारे दर्शक हैं। वो 20 एकड़ में 22 एकड़ में जो फैला हुआ पूरा इलाका है, वो हर घर का जो है उनके बीच में लगातार काम करने से हुआ कि वो सब हमारे दर्शक हो गए। अब वो हमारे लिए और हर घर का बच्चा थिएटर करने लगा और हमने 30-35 बच्चों को क्रिमिनल होने से बचाया। तो ये थिएटर का ये काम था। थिएटर का काम था कि हम जो लोग जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, या वो जो लोग जो हबीब साहब ने किया जो इस काम को, अगर उस परंपरा को लेकर हम आगे बढ़े होते, हबीब तनवीर की भी परंपरा को लेकर अगर हमारा भारतीय रंगमंच बढ़ा होता आगे, तो हम बहुत ही अच्छी स्थिति में होते। या आप यहाँ पीछे चले जाइए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो परंपरा थी, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा को भी लेकर हम आगे बढ़े होते, हमारा हिंदी रंगमंच बहुत आगे बढ़ गया होता। या जयशंकर प्रसाद की ही जो हमारी परंपरा थी उसको भी लेकर हम आगे नहीं बढ़ पाए। या पारसी थिएटर जो हो रहा था अपने यहाँ, उस पारसी थिएटर जो कमर्शियल थिएटर हो रहा था, अगर वो कमर्शियल थिएटर भी हमारा हो रहा होता हिंदुस्तान में, खासकर हिंदी बेल्ट में, तो आज जो भूखों मरने की जो स्थिति है कलाकारों की, जो वो तो नहीं होता। कम से कम रोज़ी रोटी तो दे रहा था वो कमर्शियल थिएटर। तो अगर तो वो भी नहीं हम कर पाए, ना ही लोक नाटक से जुड़कर हम लोक नाटकों को लेकर आगे बढ़ पाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हम लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, हमारा थिएटर जड़ों से कटा हुआ है और हम अपनी
संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी बोली पे हमने फ़ख्र नहीं किया, नाज नहीं किया। उस पे हमें एक तरह से गर्व होना चाहिए था। भारतीयता को लेकर हमें गर्व होने की बात थी। हम उस पर गर्व न करके हमारा जो चेहरा था, हम उत्तर पश्चिम की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान गया और वहाँ से चीज़ों को लेकर हमने, चाहे वो ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया या परफॉर्मेंस का हिस्सा बनाया या प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया। अगर अपने हमारे यहाँ के जो नॉन परफॉर्मेटिव फॉर्म्स थे, लाखों की संख्या में हमारे यहाँ परफॉर्मेटिव फॉर्म्स भी हैं और नॉन परफॉर्मेटिव फॉर्म्स भी हैं। ऐसे नॉन परफॉर्मेटिव फॉर्म्स जिनका परफॉर्मेंस नहीं होता है लेकिन वो कला है। जैसे गांव में धान के जब कटनी होती है उस वक्त कटनी करते या रोपनी करते वक्त जो गाना गाती हैं महिलाएं, ये नॉन परफॉर्मेटिव फॉर्म है जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति या हमारे अनुष्ठान का हिस्सा था। उसको भी हमने आगे नहीं बढ़ने दिया। या अलग अलग जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स का जो एक हिस्सा था हमारे, उस रिचुअल्स को भी हमने ख़त्म किया और बिल्कुल ही एक तरह से उसको वो एलिमेंट हमने नहीं लिया, अपने नाटकों का हिस्सा नहीं बनाया। या जो मदारी का जो फॉर्म था, या जो दवा बेचने वाले, मंजन बेचने वाले जो मदारी करते हैं, या बंदरिया का नाच नचाने वाले जो लोग थे, ये नॉन परफेक्ट फॉर्म है। ये सब हमारे यहाँ का, इस पे हमने काम नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, बंसी कौल जी ने नटबाजी, नटगिरी या जितना भी नट थे या जो भी कलाबाजी करते थे, या इस तरह के वो लोग थे जो नटगिरी करते थे, उन सबों को लेकर उन्होंने भी थिएटर का हिस्सा बनाया। मैंने भी अपने यहाँ की जो लोक संस्कृति थी उसको एक करने की लेकिन इतनी बड़ी आबादी में इतने सारे कलाकार हैं, इतने सारे रंगकर्मी हैं, इतने सारे निर्देशक हैं और इतनी सारी संस्थाएं हैं, तो हम लोगों ने अगर इस दिशा में ध्यान दिया होता तो आज हम जो कल गिरिजा शंकर जी जिस चिंता व्यक्त कर रहे थे कि अभी तक हम हिस्सा नहीं बन पाए, समाज से जुड़ नहीं पाए, जनता की भाषा नहीं बन पाए, या एक तरह से कहा जाए कि उनकी आवाज़ हम नहीं बन पाए, तो इसके पीछे का मूल कारण यही था कि हम अपने घर को हमने नहीं पहचाना, हम अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को हमने अवॉइड किया, हमने अपने गांव को अवॉइड किया, गांव में हमारे जो किस्से कहानियाँ थी उसको अवॉइड किया। हमने हमारे दादा परदादा ने जो स्ट्रगल किया और जो देखे अपने जीवन में, उसको हमने अवॉइड किया और हमने कुछ दूसरी चीज़ों की तरफ हमारा एक्सपेरिमेंट के नाम पर हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की। तो अब कोरोना काल के बाद फिर से हमें गांव की तरफ जाना पड़ेगा। हम और शहरी दर्शकों के लिए भी हम नाटक करेंगे, हमारे लिए वो, और शहरी दर्शकों से हमें खाद पानी मिलता है और वैचारिक हो चाहे मानसिक रूप से खुराक भी मिलता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब लोग हॉल में नाटक करना छोड़ दें, हम उसको भी करेंगे, लेकिन हमें उसके साथ साथ हमारा जो फोकस होना चाहिए गांव की तरफ भी होना चाहिए। और अपने गांव से सबका किसी न किसी गांव से जुड़ाव होता है और किसी न किसी बोलियों से हम जुड़े होते हैं, किसी न किसी भाषा से हम जुड़े हैं। और जब हम बोलियों का रंगमंच समृद्ध होगा तभी हिंदी रंगमंच भी समृद्ध होगा और भारतीय रंगमंच भी समृद्ध होगा। जैसे बंगला रंगमंच ने अपने आप को समृद्ध किया, मराठी रंगमंच ने अपने आप को समृद्ध किया, कर्नाटक का रंगमंच अपने आप को जिस तरह से उसने समृद्ध किया अपनी बोलियों में रहकर, उसने कभी कोई हिंदी नाटक वहाँ नहीं हुआ और हिंदी के रूप में उसको पहचान नहीं बनी। तो आज फिर से नए स्पेस की तलाश हमें करनी पड़ेगी। मतलब हमें हॉल का जो मोह है वो त्यागना पड़ेगा। हमें खेत खलिहान में एक क्रिएट करना पड़ेगा परफॉर्मेंस स्पेस। हो सकता है कोई टीला हो, वहाँ हमें कुछ स्पेस क्रिएट करके और वहाँ दर्शकों के बीच को बुलाकर वहाँ थिएटर हम दिखाने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 100 200 लाइट्स का प्रयोग करें और ताम झाम करके और नाटक करें हॉल में। जब वो पैसे होंगे, जब मिलेगा साल में एक बार अगर ऐसा मौका मिलता है अपने क्रिएटिव सुख के लिए, तो हम उसको भी करें।
लेकिन नाटक करने का जो उद्देश्य है, रंगमंच करने का जो मुख्य जो हमारा जुड़े रहने का, क्यों हम थिएटर कर रहे हैं? सिनेमा करते, सिनेमा में जाकर और ग्लैमर की दुनिया में अपने आप को ले जाते, लेकिन हम सबों के अंदर एक ज़िद था कि हम नाटक करेंगे, रंगमंच करेंगे। तो रंगमंच करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को समृद्ध बनाएं, लोगों को जागरूक करें देश के प्रति, कहाँ गया, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, लोगों को प्रशिक्षित करें, लोगों को एडुकेट करें, गांव के लोगों को एडुकेट करें, समझाएं लोगों को, देखो नाटक में ये पावर है, ये शक्ति है। नाटक से हम एक जिससे कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक जरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक तरह से आज की तारीख में एक तरह से स्लोगन की तरह है कि थिएटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जरिया है। बात सही भी है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, समाज में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, सामाजिक बदलाव आता है, रूपांतरण में उसकी भूमिका होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अब सोचना होगा फिर से, और रोजी रोटी के लिए आर्थिक मोर्चे पे हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में प्रयासरत हमें रहना है। क्योंकि और कैसे हम आत्मनिर्भर होंगे? हमारे बीच में कुछ बहुत सारे रंगकर्मी मित्र हैं, वो सब लोग शहर छोड़कर वापस गांव की तरफ लौट रहे हैं। इनका यही कहना कि अब हम नहीं जाएंगे मुंबई। सिनेमा वाले भी लोग लौट कर आ रहे हैं। जब से सुशांत वाला ये हादसा हुआ है तो एक बहुत बड़ा हिंदी पट्टी के कलाकारों को शौक लगा है, और ये सब लोग उनको एक जो माफिया या एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पर सिनेमा जगत में जो एक अंडरवर्ल्ड काम करता है, और वो अपने कुछ ख़ास लोगों को, या जो नेपोटिज़म की बात हो रही है, अपने लोगों को ही प्रोजेक्ट करते हैं, और कोई भी नया कलाकार वहाँ जाता है तो उसको बहुत आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो एक तरह से बहुत ही एक भयावह एक काला चेहरा सामने आया है। तो इसलिए भी लोग लौटकर वापस अपने गांव या अपने शहर की तरफ लौटने लगे हैं, और अब तो ये डिमांड करने लगे हैं कि हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री खोली जाए। जैसे मध्य प्रदेश में भी अपनी इंडस्ट्री खोलने की बात चली थी, अब उत्तर प्रदेश में भी खुलने की बात हो रही है, या बिहार में भी छुटपुट तरीके से सुशांत को लेकर के नाम से फिल्म इंडस्ट्री खोलने की बात है। लोग ये कहने लगे हैं कि हम मुंबई की तरफ तो अब जाएंगे ही नहीं, अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री खुल जाती है तो हम क्यों जाएंगे। अभी 2 दिन पहले भोजपुरी चैनल को लेकर एक वेबिनार पे मैं बैठा हुआ था, जिसमें मनोज तिवारी भी थे, रवि किशन थे भोजपुरी स्टार, और निरहुआ थे। तो ये सारे लोग, इनका भी यही कहना है कि अगर वापस हम उत्तर प्रदेश बिहार में अगर फिल्म इंडस्ट्री बनती है तो हम लोग मुंबई झांकने भी न जाएं। क्यों जाएंगे? हम अपने घर में बैठ के सिनेमा बनाएंगे और रिलीज करेंगे पूरे देश में। उसी प्रकार से अगर हम थिएटर को भी में भी अपने शहर में रहकर अपने शहर को समृद्ध करें, अपने गांव को समृद्ध करें, तो हम क्यों भोपाल और मुंबई और दिल्ली और पटना जैसे महानगरों की तरफ देखेंगे। ठीक है, हम रहेंगे शहर में, लेकिन गांव से हमारा कनेक्शन बना रहना चाहिए, उनके बीच में जाकर काम किया जाना चाहिए। और सॉरी, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, तो 1 घंटे का समय है। मुझे लगता है कि 1 घंटा हम लोग होने वाला भी है, और कुछ प्रश्न हैं, मैं ज़रा देख लूं कि क्या प्रश्न हैं। विनीत जी नमस्ते सर, प्रणाम। सुशील का प्रणाम, गुरुदेव चरण स्पर्श, खुश रहो। राजीव रंजन, मानस बेहद सटीक बात है सर। मानस भारद्वाज, थैंक यू। विजय सोनी, नमस्कार सर, थैंक यू। और भी क्या कमेंट्स हैं? ज़रा स्क्रॉलिंग तो हो नहीं रहा है, कैसे स्क्रॉलिंग होगी? और भी लोग जुड़े हैं। तो विनीत झा जी नमस्कार। और कोई प्रश्न है तो कुछ नया प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप बताएं, तो मैं, अरे ये तो ऑफ ही हो गया, जरा इधर आना। बुलाना जरूर उसको। सॉरी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ी देर के लिए। वो स्क्रॉलिंग
के चक्कर में बस कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं, 16 लोग देख रहे हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। स्क्रॉल ज़रा देखना, और भी नहीं हो रहा है, इतना ही है, बस इतने लोग हैं। तो मैं फिर अपनी बात को समापन की तरफ ले जाता हूँ कि बहुत उथल पुथल और बड़े ही रंगमंच का स्ट्रगल रहा है। हमें जितने भी नाट्य विद्यालय अब जो ट्रेनिंग की जो मेथडोलॉजी है उसको फिर से सोचे जाने की आवश्यकता है, नए सिलेबस की आवश्यकता है, नए तरीके का कोर्स बनना चाहिए। और जो लोग इंस्टीट्यूट से पास होकर निकलते हैं और वो मुंबई की तरफ भागते हैं, उनके लिए हमें वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी और वैकल्पिक रंगमंच की तलाश फिर से हमें करने की आवश्यकता है। और वो वैकल्पिक रंगमंच जो है, मुझे लगता है कि अब ये लोगों के बीच जाना होगा। जिस तरह से नुक्कड़ नाटक लोगों के बीच गया था, तो मज़दूरों के बीच जाएं, वहाँ जाकर हम उनकी समस्याओं को लेकर काम करें। जैसे एक ज़माने में एक थिएटर होता था जिसमें कि थिएटर ऑफ जस्टिस की कोर्ट में बहुत सारे मतलब मुकदमे 30 साल से, 40 साल से, 10 साल से, 15 साल से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में और उनका न्याय नहीं हो पा रहा था। तो वैसी स्थिति में 4-5 लोगों की एक मंडली थी जो जाती थी और कोर्ट के दरवाजे के सामने खड़े होकर और मजमा लगाकर मिलॉर्ड, एक जज बन गया, वकील बन गया और किसी भी की समस्या को लेकर, मिलॉर्ड ये बूढ़ी जो है माँ, ये पिछले 10 सालों से स्ट्रगल कर रही है, अभी तक इसको न्याय नहीं मिला, इसको ये है वो है, और उसकी समस्याओं को वो लोग आपस में ही कोर्ट क्रिएट करके और नाटक के माध्यम से और उसका समाधान भी कर देते थे। तो इस तरह से भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था थिएटर ऑफ जस्टिस। तो वो भी तो एक नया हम कुछ और भी थिएटर कर सकते हैं और नए तरीके का कम्युनिटी के बीच में जाएं। शहर में भी, भोपाल में भी आप देखें या पटना में हम देखें या दिल्ली में, महानगरों में भी अर्बन फोक है, स्लम है, जिसको हम अर्बन फोक कहते हैं। तो वो एक तरह से शहरी फोक है, उनके बीच जाएं और उस अर्बन फोक को लेकर भी हमें काम करना पड़ेगा उनके बीच में। अब कहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, तो अभी तुरंत हमें पैसा नहीं मिलने वाला है। इसके लिए 1 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, भूमिका बनानी पड़ेगी, ग्राउंड वर्क रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा और देखिएगा यही लोग आपको देंगे पैसा, इनसे ही पैसा मिलेगा। जब हमने सफ़रमैना का काम शुरू किया था तो टिकट के लिए मुझे प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। वो नंद नगर कॉलोनी के लोग इतने आ जाते थे टिकट की, मतलब जो शहरी रंगमंच में जो एलीट क्लास है, संभ्रांत क्लास वाले नाटक, एक तो 10 रुपये का टिकट लेंगे और वो एहसान जताएंगे कि देखो मैंने टिकट लिया है। तो एक आपको बताऊं कि जब मैंने 85 में बकरी नाटक किया था, वो पटना मेडिकल कॉलेज के 4th ग्रेड एम्प्लॉइज़ के सारे बच्चे थे, वो सारे स्वीपर क्लास के बच्चे थे और उसमें 70-75 लोग उसमें इन्वॉल्व थे, बूढ़े, बच्चे, जवान। और जब हमने इसका जब मंचन किया तो शुरू में 4 शो ओपन होना था। पहले उनके ज़माने में एक नाटक होता था, उसका 4 शो कम से कम हम लोग करते थे लगातार। लेकिन वो जो PMCH पटना मेडिकल कॉलेज के जो हर परिवार के जितने लोग थे, सदस्य थे, वो सारे दर्शक हो गए हमारे और इतनी भीड़ लगी कि 4 शो की जगह 8 शो हमें करना पड़ा और सब लोग टिकट लेकर आते थे। तो जिन कम्युनिटी के बीच में आप जाके काम करेंगे, वही लोग आपको सर्वाइवल के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देंगे, वो आपको भूखों नहीं मरने देंगे। आप उनकी बेहतरी के लिए, उनके कम्युनिटी के लिए, उनके कम्युनिटी के विकास के लिए, उनके सुख दुख में अगर आप शामिल होकर काम करेंगे तो यही वो वर्ग है जो आपको खड़ा कर देगा। आपको ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि पैसे नहीं है, ये लोग ही आपको बहुत कुछ ये करेंगे। या शहरों में भी बहुत जगह पे मैंने देखा है कि क्लब की तरह
लोगों ने ये बनाया है मेंबरशिप कि 200-250, 300, 400, 500 मेंबर्स बनाए हमने, 2-2 हज़ार रुपये लेकर, 2-2 हज़ार रुपये लेकर। शहरों में आजकल ये सब चलने लगा है। उधर बीच में उज्जैन में भी शुरू किया था शरद शर्मा ने, या और भी रायपुर में भी सुभाष मिश्र ने भी इस तरह का शुरू किया, या जबलपुर में भी कुछ लोगों ने, या और भी जगहों पर लोगों ने। हाँ, आगरा में डिम्पी मिश्रा है, उसके पास भी मतलब साल में वो बोलता है कि 4-5 नाटक हम दिखाते हैं और सबसे 2,000-2,500 रुपया लेते हैं, और इस तरह से 500-1,000 उसके मेंबर्स हैं। तो यही वो जो मेंबरशिप है, वो जो पैसे देते हैं उस पैसे से फ्री में नाटक दिखाता है उन लोगों को, और अलग से टिकट बेचता है, वो तो है ही है। तो अगर जो लोग शहरी हैं, जो गांव के नहीं हैं, उनके सामने मजबूरी है, उनके गांव में कोई भी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, वो शहर में ही रह के थिएटर करेंगे। तो मेंबरशिप अपने ग्रुप में इस तरह का अभियान छेड़िए, चलाइए। साल भर हम नाटक नहीं करेंगे, बल्कि हमारा टारगेट रहे कि 500 मेंबर हम साल भर में जनरेट करेंगे, और शुरू में हम उनसे 1,000 रुपये ही लेंगे या 2,000 रुपये लेंगे। उनको साल में हम जो भी नाटक करेंगे उनको, वो हमारे दर्शक होंगे। तो इस तरह से भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। जैसे बड़े बड़े जो क्लब होते हैं, रोटरी क्लब, ये क्लब, वो क्लब, ये लोग क्या करता है, ऐसे ही करता है। रोटेरियंस बनते हैं ढेर सारे, उसमें मेंबर्स होते हैं। ये लोग कोई भी फंक्शन करता है, वो सारे रोटेरियंस को इनवाइट करते हैं, वो लोग आते हैं। वो साल में इकट्ठा कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 25,000 ऐसे कर दे कर मेंबर बनते हैं ये लोग। ये उनके लिए एक, तो उसी तरह से थिएटर में भी हमें मेंबर्स बनाने चाहिए। विशिष्ट दर्शक वर्ग तैयार करना पड़ेगा, और उनको हमें नाटक दिखाने होंगे, और देखेंगे लोग। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम लोग हिंदी प्रदेश वाले, हिंदी पट्टी वाले लोग, दरअसल हम लोग इतने शर्मीले हैं कि हम लोग जाते नहीं हैं उनके पास। जाना चाहिए हमें उनके पास, जा कर और उनसे कहना चाहिए कि आप हमारा मेंबर बनिए और हम साल भर आपको नाटक दिखाएंगे, आप हमको साल भर का 2,000 रुपया दे दीजिए, और आप सक्षम हैं। और लोग खुशी से देंगे 2,000 रुपये। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो 5,000 रुपया भी देने के लिए तैयार होंगे, और कुछ लोग 1,000 रुपये ही देने के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से भी अब आने वाले दिनों में काम करना होगा। बहुत सारे रंगकर्मी मित्र हैं जिन्होंने मेकअप करते थे और मेकअप की दुकान खोल ली। मैंने देखा कि, और मेकअप का सामान वो सप्लाई करते हैं पूरे शहर में जब भी होता, और इतना चल गया कि वो मेकअप अच्छा खासा उनको उसी से कमाई का स्रोत हो गया। बहुत सारे रंगकर्मियों ने लाइट इक्विपमेंट्स खरीद लिए और लाइट्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया अपने अपने जितने भी संस्थाएं हैं उनमें, और जगहों की अपेक्षा कम पैसे में हमने लाइट देना शुरू किया। तो वो भी, तो सब लोग जहाँ चाह वहाँ राह, रंगमंच में भी वो राह निकलेगा, रास्ता निकलेगा, और हम एक नए तरीके का थिएटर हम सोच पाएंगे, करेंगे। चूँकि हम थिएटर के सिवा कुछ कर नहीं सकते हैं, और थिएटर मर नहीं सकता है। थिएटर अगर जीवंत माध्यम है, और ये जीवंत माध्यम जब तक हम जीवित हैं, जब तक मनुष्य हैं, तो थिएटर होता रहेगा। और थिएटर हम करें, जब तक थिएटर हम करेंगे, नाटक करेंगे, रंगमंच करेंगे, साहित्य रचेंगे, कविता लिखेंगे, कहानियाँ लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, पेंटिंग करेंगे, तब तक हम थोड़ा थोड़ा मनुष्य बने रहेंगे, और हमारे अंदर की मनुष्यता बची रहेगी, और हम एक बेहतर समाज की कल्पना, बेहतर जीवन की कल्पना हम कर पाएंगे। और जैसे ही, और ये हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। कोरोना के बाद का जो रंगमंच होगा वो बिल्कुल ही अलग ढंग से होगा, और जो पुराना जो चला आ रहा था, जिस ढर्रे पे हम काम कर रहे थे, उस ढर्रे को भी हम चलाएंगे। अचानक एक दिन में कोई भी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, लेकिन नए सिरे से हमें सोचने की आवश्यकता है, और नए संदर्भों में जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। और फिर एक बार कहूँगा कि अपनी बोलियों में जाइए, अपनी भाषा में जाइए, और अपने गाँव की तरफ लौटिए,
और अपनी कम्युनिटी में लौटिए। और शहर का मोह थोड़ा कम करना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रेक्षागृह में नाटक करने का मोह थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। हमें रोड पर आना होगा, नुक्कड़ों पे आना होगा, और हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हम अगर रोड पर भी पहले नुक्कड़ नाटक हम लोग करते थे और गमछा लेकर चारों तरफ दर्शक के बीच में घूम जाते थे और कलेक्शन आता था। उस ज़माने में जिन दिनों में इप्टा में था, 80-84 के बीच की बात है, तो 2-2, 250 रुपये कलेक्ट कर लेते थे उस ज़माने में, तो एक शो में, तो या दिन भर में। तो ठीक है, तो आज अगर ऐसी स्थिति भी करनी पड़ेगी और सरकार, आप कहेंगे कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, हम लोग ये सब करेंगे, करना पड़ेगा। और सबसे प्लूटो ने भी कहा है कि जो कलाकार होता है सबसे बेहया प्राणी होता है। वो शर्म हया अगर रखेगा तो कैसे वो किरदार को निर्वहन कर पाएगा, किसी किरदार को करने के लिए। तो उसको, या कलाकार चूँकि आगे का रास्ता दिखाता है तो उसके सामने बहुत सारे तरीक़े हैं जिससे कि वो सरवाइव करेगा। तो सरकार को भी चाहिए, और सरकार तभी आपके ऊपर ध्यान देगी जब आप जनता की आवाज़ बनेंगे, आप जनता के वॉइस बनेंगे, किसानों की आवाज़ बनेंगे, मज़दूरों की आवाज़ बनेंगे, मिडिल क्लास की आवाज़ बनेंगे, या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की आवाज़ बनेंगे आप, तो सरकार भी और शासन प्रशासन भी आपकी तरफ देखेगी और सोचने के लिए मजबूर होगी, और शायद आपके लिए या हम सबों के लिए, रंगमंच की बेहतरी के लिए शायद एक नए तरीके से उनके अंदर भी सोच विकसित हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन समय भी कम है और 1 घंटा से ऊपर मैंने बोल लिया। कोई प्रश्न मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसी के मन में। अगर कुछ ऐसा होगा तो बाद में भी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, उसमें भी अगर कुछ प्रश्न करना चाहेंगे कर सकते हैं। ठीक है। अशोक मिश्रा जी कह रहे मुंबई के रंग निर्देशकों का जिक्र क्यों नहीं होता? सत्यदेव दुबे, दिनेश ठाकुर, सुनील सांबा, इस महत्वपूर्ण निर्देशकों का भी उल्लेख नहीं करते लोग। मुंबई का हिंदी रंगमंच बेहद महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर रहा है। बिल्कुल, मुंबई का थिएटर, मैंने पहले भी कहा था कि जो ये सब लोग महानगर में रहकर, और चूँकि मैं जिन हिंदी रंगमंच के निर्देशकों की बात कर रहा था, जिन लोगों ने घुमकड़ी की, जिन लोगों ने गांव में जाकर, और जिन लोगों ने वहाँ के कल्चर को नज़दीक से देखा और एक तरह से नई रंग भाषा बनाने की कोशिश की, तो मैं उन निर्देशकों की बात कर रहा था। और आने वाले दिनों में फिर हमें उसी तरह से जाना पड़ेगा शहरों में। महानगर की समस्या अलग है, और महानगर में दिनेश ठाकुर का मैंने पहले सत्यदेव दुबे का नाम लिया था, और सुनील सांबाग या सत्यदेव दुबे, ये दिनेश ठाकुर, इन लोगों ने भी महत्वपूर्ण थिएटर किया और आत्मनिर्भर थे। उनका भी थिएटर अपने ढंग से उन्होंने काम करना शुरू किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने इन सबों के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने जीवन को जिया है, रंगमंच को जिया है, रंगमंच को बहुत कुछ दिया है, और इनका भी नाम लिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ही इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अशोक मिश्रा जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, और आने वाले दिनों में जब भी मैं, चूँकि मुंबई के थिएटर से मेरी वाकफियत कम रही है, और लेकिन नाम तो सुनता रहा हूँ, इनके थिएटर को भी देखने का मौका मिला है, लेकिन बहुत कम मिला है। लेकिन उसके बावजूद इनका योगदान है, इससे किसी को कोई, सत्यदेव दुबे का तो बहुत बड़ा योगदान है, जिसका नाम मैंने लिया कि 70-80 से के दशक से लेकर 90 तक के दशक में इन लोगों ने काफ़ी काम किया। रंजीत कपूर, नसरुद्दीन शाह का रंगमंच, रंजीत कपूर का रंगमंच, यही कुछ लोग हैं जो वाकई अच्छा रंगमंच कर रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए दर्शक लंबी लाइन लगाकर टिकट खरीदते हैं हिंदी रंगमंच में। हाँ, ये सब लोगों का रंगमंच रहा है। रंजीत कपूर जी का भी रंगमंच, पॉपुलर थिएटर जिसको कहते हैं, काफ़ी दिल्ली में तो एक ज़माने में रंजीत कपूर के थिएटर को भी। लेकिन मेरे कहने के, मेरे आज के व्याख्यान के मूल में मेरा था कि जनता का थिएटर नहीं बन पाया हिंदी रंगमंच। हम सब लोग शहर सेंट्रिक होकर रह गए, और शहर में
ही एक एलीट हमारा एक जो ये था संभ्रांत कुलीन जो कह सकते हैं, मैं उन लोगों के बीच में थिएटर रहा। ये लोग जो लोग सक्षम थे टिकट लेकर आते थे, नाटक देखते थे, उनके बीच में ही हम नाटक करते रहे और उनके बीच में ही ये सब चलता रहा। लेकिन हम जनता की आवाज़ नहीं बन पाए और उनके प्रॉब्लम से, उनकी जो समस्याएं थी उसको लेकर मुख्य धारा में हम नहीं आ पाए। तो इसलिए मेरा जो आज का विषय था, फोकस था, उस तरह का था। अदरवाइज़ इस तरह के हर शहर में आपको एक निर्देशक मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है हर शहर में। सिर्फ मुंबई की ही बात नहीं है, जबलपुर में जाएंगे तो वहाँ भी एक नाम, दो नाम आ जाएगा। लखनऊ जाएंगे वहाँ भी 2-3 नाम आपको आ जाएंगे। राज बिसारिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अब सबका नाम तो मैं नहीं ले पा रहा था, लेकिन मेरा ये था कि हम थिएटर को कोरोना काल के बाद हमको नए सिरे से फिर से सोचना पड़ेगा और गाँव की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे लोग महत्वपूर्ण हैं और मैं इन सब की इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन अपने नाटकों को लेकर अच्छा तब ये लगता है कि ये लोग गांव का दौरा करते, भ्रमण करते। ये लोग सक्षम लोग थे। ये लोग अपनी मंडली को किसी भी कस्बे में ले जाकर वहाँ कैंप लगाते और कैंप लगाकर अपने नाटक को करते और वहाँ के लोगों को दिखाते कि थिएटर क्या होता है। तो शायद एक नया रंगमंच या नई दृष्टि या जनता का थिएटर या जनता का वॉइस बन पाते, जो हुआ नहीं। तो अब कि सुनील बाग बिहार में रंगमंच कर रहे हैं, उनको मालूम है, मुझे बुलाया गया, हमारे ही मित्र हैं, परिवर्तन सिवान में उनको बुलाया गया है। ये छिटपुट अब इधर करना शुरू किया है उन्होंने, अच्छी बात है। सुनील सांगबाग एक संघर्ष से निकले हुए और जुड़े हुए रंगकर्मी हैं और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर उन्होंने अगर कुल मिलाकर वही है कि कौन लोग बुला रहे हैं सुनील सांगबाग को, वो लोग बुला रहे हैं जो सक्षम हैं और उनके साथ वो थिएटर करेंगे और गांव-गांव में घूमें, गांव को देखें नज़दीक से, बिहार के गांवों को, तो बात समझ में आएगी। अन्यथा मुझे लगता है कि वो एक फैशन की तरह से गांव में जाकर एक नाटक कर लेने से कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये गांव में थिएटर करना भी एक फैशन हो गया है, या गांव का कोई विषय उठाकर सिनेमा में भी कोई गांव का ग्रामीण चरित्र उठाकर और उसको मंच पर्दे पे लाकर उसको ग्लैमर की तरह उसको पेश करके, तो एक तरह से फैशन के तहत इसको नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि एक रूह, एक जज्बात के साथ वो जुड़ा होना चाहिए आपके, और आपका इम्पल्स वहाँ से जुड़ा होना चाहिए। तभी जाकर मुझे लगता है कि वो सार्थक काम होगा। और अच्छी बात है कि बड़े बड़े लोग हैं, वो जाएं गांव की तरफ, तो जाना भी चाहिए और एक नई शुरुआत होगी। सुनील सांगबाग जा रहे हैं, उसी प्रकार से और भी लोग जाएं और जाकर बड़े बड़े जितने भी निर्देशक हैं जाएं, काम करें। मैं तो जाता ही रहता हूं और मैं फिर से दोबारा जाने की जो नया एक यथार्थ जो पलायन हुआ है, वापस सारे लोग लौट रहे हैं शहर छोड़कर गांव की तरफ, इनके साथ एक नए तरीके का थिएटर हमें फिर से डेवलप किया जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। महानगर में भी नाटक होने चाहिए, शहर में भी नाटक होने चाहिए, लेकिन महानगरीय नाटक महानगर तक ही सीमित है। और वो महानगर के जो लोग एक संभ्रांत क्लास है, कुलीन क्लास है, उनके तक ही वो सीमित है, उनके बीच में ही वो घूम फिर कर वो उसका प्रदर्शन किया जाता है, या किसी बड़े समारोह में वो चले जाते हैं, या इंटरनेशनल किसी फेस्टिवल में उनका नाटक चला जाता है। लेकिन कोई ऐसा नाटक जो गांव का नाटक है और बहुत ही उच्च कलात्मक दृष्टि से भी अगर ऊंचाई लिए हुए नाटक है, उसको इंटरनेशनल मंच नहीं मिल पाता है। तो उसमें भी वो एक अपना एक अलग कहानी है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मुझे आज का जो शीर्षक है था कि कोरोना के बाद का रंगमंच कैसा होना चाहिए, और इसके पहले जिन जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने घुमक्कड़ी की है, जिन लोगों ने
गांव में घूम घूम कर और स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल को देखा है, वो लोग रंगमंच में उन लोगों ने अपनी एक भाषा विकसित की, अपनी शैली विकसित की और काम कर रहे हैं। और फिर से ये जो नाट्य इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको फिर से अपने सिलेबस में दोबारा उसको देखने की आवश्यकता है कि किस तरह का नया जो पेडागोजी है ट्रेनिंग की, वो किस तरह की हो, ताकि लड़के पास होकर निकलें तो मुंबई न जाएं, बल्कि वो वापस अपने क्षेत्र की तरफ लौटें और वहाँ जाकर थिएटर को डेवलप करें, वहाँ के लोगों को लेके करें और अपनी बोलियों में काम करें। तो मुझे लगता है कि यही सब बातें हैं। महेश वशिष्ठ जी जुड़ गए, उन्होंने सहमति व्यक्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश वशिष्ठ जी कि आपने मेरी इन बातों को सुन के सहमति व्यक्त की है। हो सकता है मैं भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ या कह पाया इतने कम समय में, लेकिन इतने कम समय में एक जो कुछ भी मेरे समझ में जो बात आ रही है वो यही थी। और जिन लोगों का नाम छूट गया, मैं उनसे एक तरह से कहा जाए कि मैं माफ़ी मांगूंगा उनसे कि आपका नाम छूट गया या अनजाने में छूट गया, जानबूझकर नहीं छोड़ा है मैंने। और जिनका नाम लिया है वह भी जानबूझकर नहीं लिया, उनके भी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। और फिर से अलखनंदन जी ने जो बोलियों का रंगमंच की बात की थी कि वो होना चाहिए, उस पर हमें फिर से सोचने की ज़रूरत है। और सचमुच जब हम बोलियों में जाएंगे तो हम जनता के बीच जाएंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, उनकी संवेदना से जुड़ेंगे। और यही वो लोग हैं जो आपके रंगमंच को ज़िंदा कर रखेंगे, और जो कलाकार हैं जो होंगे उनके साथ भी वो जुड़ेंगे, उनको हर तरह से उनके साथ एक रागात्मक रिश्ता अपना बना कर रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आजकल ढेर सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मंच पे लोग बोल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि और दूसरे का मंच पर भी लोग जाना चाहेंगे देखने के लिए वो जाएं। और एक बार फिर मैं अंशपायन सिन्हा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, देवांशी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यो इन जो पेज है, इससे लगातार आप अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए और नई नई बातें उनके सामने बुलाकर और लोगों से विमर्श और करिए, यही अपेक्षा है आपसे। और कोरोना के बाद हम सब लोग फिर से इकट्ठा होकर, जो बहुत दिनों से हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं, तो इकट्ठे होकर और एक बहुत बड़ा इस तरह का विमर्श हम लोग पूरे देशव्यापी स्तर पर कुछ करें, जिससे कि क्या हो आने वाले दिनों में। सिर्फ मेरे कह देने से मेरा एक एंगल है, और भी बहुत सारे लोग अपने अपने नज़रिए से इस बात को रखेंगे कि कोरोना के बाद अब किस तरह का थिएटर हमें करना है। इस पर एक बहुत देशव्यापी विमर्श की आवश्यकता है। और जैसे ही कोरोना हम अनलॉक्ड होंगे तो कोशिश की जानी चाहिए कि एक देश के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करके और या सरकार को हम या प्रशासन को बताएं कि आप संगीत नाटक अकेडमी, आप इस तरह का कुछ आयोजित करें, या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करें। जो लोग सक्षम हैं कर सकते हैं उनको हम लोग कहें, या जो नहीं सक्षम हैं तो हम लोग अपने स्तर पर भी करने की कोशिश कर सकते हैं। और सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट या उस पर आश्रित होकर हम थिएटर नहीं कर सकते हैं। हमें आत्मनिर्भर होना होगा और अपने तरीके से थिएटर को लेकर चलना होगा, और उसी में हमें अपने सर्वाइवल का रास्ता भी ढूंढना होगा। तो बहुत बहुत एक बार फिर जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे से, उन सबों को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप लोगों ने मुझे उतनी देर सुना। नमस्कार।